not a game, it's a rich thing. सहरिश और साइम जहनी बेसुकूनी का शिकार थे। इनकी ज़िंदगी एक आज़ाद और शब-रोज़ अज़ाब बन चुके थे और सितम ज़रीफ़ी ये कि अपनी ज़िंदगी की इस अबतरी के ज़िम्मेदार वो दोनों खुद ही थे। हाँ, वो बात अलग थी कि सहरिश बड़ी सहूलत से तमाम तर मलबा सारम पर डालकर खुद बरी ज़िम्मा हो जाती थी और इस उम्र में खुद को बिल्कुल हक बजाना भी समझती थी। 22 साल सहरिश जदीद दौर की जदीद तरीन सोचो नज़रियात की हामिल लड़की थी। इसका ताल्लुक इकलीती बरादरी से था। इसके वालिद कामरान माइकल चमड़े के कारोबार में हासिल मुस्तहकम थे। आला तालीमी इदारों का हिस्सा बनने वाली सहरिश ने अपनी जानिब दोस्ती और कोर्टशिप के बढ़ने वाले 20 हाथ झटक कर सारिम का इंतखाब किया था। वो दोनों तकरीबन हम उम्र थे। सारिम का ताल्लुक भी इकलीती बरादरी से था, ताहम इसके वालिदैन आला मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखते थे। सारिम इस मकाम तक अपने महज जहानत और काबिलियत के बलबूते पर आया था। सारिम और सहरिश के ख्यालात काफ़ी हद तक यकसां थे। वो दोनों ज़िंदगी के हर लम्हे से मुकम्मल खुशी और लुत्फ़ कशीद करना चाहते थे। इन दोनों को टिकटॉक बनाने का बहुत शौक था। कॉलेज के 27 सालों में ही उन्होंने एक मुश्तरका टिकटॉक अकाउंट बनाया और अपने मुख्तलिफ वीडियोस बनाकर हज़ारों परस्तारों की तवज्जो हासिल कर ली, लेकिन ये अददी हिंसा दिल इत्मीनान के लिए नाकाफ़ी था। इन्हें लाखों परस्तार दरकार थे। है इन दौरान पढ़ाई मुकम्मल हो गई। सहरिश ने वालिदैन पर हर किस्म का दबाव डालकर और जज्बाती इस्तहसाल करके सारिम से शादी की और इसे घर दामाद बनने के लिए तैयार कर लिया। इसी दौरान ये मैंने अहबाब में से किसी ने मशवरा दिया कि वो अपने वीलॉग्स बनाया करे। सहरिश इस मशवरे पर खुद को कोसने लगी कि ये ख्याल उसे क्यों ना आया। देर आमद दुरुस्त आमद के मिस्ताक उन्होंने वीलॉग्स की दुनिया में कदम रखा और रातों रात मशहूर हो गए। वालिदैन से अपनी शादी की जिद मनवाने, मोहब्बत के हसूल दीवानावार कोशिशें, शादी के लिए वालिदैन की रजामंदी मंगनी, बाद अज़ रस्म मुलाकातें, रूठना मनाना, सालगिरह के अलावा पहली मुलाकात की याद में सालगिरह, इजहार मोहब्बत में याद में सालगिरह, मंगनी की सालगिरह, होटल में बाहमी मुलाकातें, तोहफ़ का तबादला, शादी की तैयारियां, शादी की सभी तकरीबात और हनीमून के व्लॉग्स अवाम में बेहद मकबूल हो चुके थे। लोग इनकी बाहमी मोहब्बत और केमिस्ट्री पर बेलाग राय देते थे। कई एक हर्जासराई भी करते थे, लेकिन वो ऐसी बातों को हाथ में नहीं लाते थे। वो बाहमी रफाकत और शोहरत से यकसा तौर पर लुत्फानंदोज हो रहे थे। लोग इनके परस्तार थे। अजीज़ो कारब इनसे हसद करते थे। अहबाब इन जैसे व्लॉग्स बनाने के लिए तरसते थे। ताहम वो सबसे बेनियाज अपनी किस्मत और शोहरत से भरपूर अंदाज में लुत्फानंदोज हो रहे थे। इन्हें इल्म ही ना हो सका कि किस लम्हे किस्मत इनसे रूठी और शोहरत की बुलंदी तक ले जाने वाला जीना ही इनके कदमों तले खींच लिया गया। नतीजतन वो ऐसी शिद्दत से ज़मीन बोस हुए कि संभल नहीं पा रहे थे। किस्मत की इस हफ्की का आगाज़ इस व्लॉग के बाद हुआ जिसे उन्होंने बहुत एहतमाम से तैयार करके वायरल किया हुआ था। हुआ कुछ यूँ कि एक रात कबल सहरिश की तबीयत बहुत ख़राब थी और शदीद बदहज़मी के बायस इसहाल और कै में मुब्तला हो चुकी थी। अपनी तबीयत की इस खराबी, पुरमर्दगी और नकाहट ने इसके जहन में एक अछूता ख्याल पैदा किया, जिससे इसने हस्बे साबिक सारिम के गोश गुजार कर दिया। सारिम ये मनसूबा सुनकर बहुत खुश हुआ। इसके बाद वो दोनों ही कई घंटों तक व्लॉग की तमाम जुजियात तय करने लगे। अगले 3 रोज में इंतजामात मुकम्मल हो गए और XX व्लॉग के अकाउंट से वायरल होने वाली वीडियो ने मुल्क गिर सतह पर इनकी ज़ात की एक ठीक ठाक तमाशा बना दी। इस वीडियो का आगाज सारिम ने सुबह उठते ही किया। इसके हाथ में नाश्ते की एक ट्रे थी। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आज मैं बहुत परेशान हूँ। सहरिश की तबीयत कई रोज से खराब है और इसकी कोई भी परेशानी मुझे कितना अपसेट करती है आप जानते ही हैं। अभी मैं सहरू के लिए खुद नाश्ता बना कर लाया हूँ और इसके बाद हम डॉक्टर के पास जाएंगे। नाश्ते में मिल्क शेक और फ्रेंच टोस्ट बनाए हैं और ये सब कुछ बहुत यमी है। सारिम ने मोबाइल का रुख ट्रे की जानिब किया और हर एक शय तफसीलन दिखाने लगा। इसके बाद वो ट्रे कमरे में ले गया और सहरिश को नहायत मोहब्बत और अपनाइयत से नाश्ता करवाने लगा। सहरिश ने चेहरे से नकाहट और पुरमुर्दगी दिखाने के लिए बहुत ही शानदार मेकअप कर रखा था। इसने कैमरे के सामने नाश्ते के मायार और सारिम से मोहब्बत की बेपनाह तारीफें की और कुछ ही देर में दोनों तयशुदा मनसूबे के मुताबिक डॉक्टर के पास चेकअप कराने के लिए रवाना हो गए। डॉक्टर दर हकीकत सारिम का एक दरीना शनासा था, जिसने सहरिश का मुआयना करने के बाद सारिम को अंदर तलब किया और इसे खुशखबरी सुना दी। कैमरा इन सभी मुनाजिर की अक्सबंदी कर रहा था। यह खबर सुनकर सारिम जज्बातियत और खुशी दीदनी थी। वो कैमरे के सामने ही सहरिश से पुरजोश अंदाज में बगलगीर हुआ और पेशानी पर मुहर सबत करते हुए कहने लगा, और व्यूअर्स, मैं बता नहीं सकता कि इस वक्त मैं कितना खुश हूँ। आज मुझे इस कायनात की सबसे बड़ी खुशी मिली है। आपने सुना ही होगा, डॉक्टर ने हमें बताया है कि ही इज़ प्रेग्नेंट एंड आई एम सो हैप्पी। जोशे खिताबत में सारिम को अंदाजा ही ना हुआ कि वो कितनी बड़ी हमाकत कर बैठा है। अहले हाना को इस खुशखबरी के बयान और इनके रद्द-ए-अमल के सभी मनाजिर की अक्सबंदी करते व्लॉग का अख्ताम होगा। रात को मुख्तलिफ मनाजिर एडिट करने के बाद सारिम ने सहरिश को मुखातिब करते हुए कहा, एक दफ़ा देख लो सारी वीडियो, फिर मैं अपलोड कर देता हूँ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, वो बेताबी से गोया हुई। देखी तो यार मैंने भी नहीं, लेकिन कर देता हूँ अपलोड, इसने बिजलत में कहा। इन दोनों को यकीन था कि वीडियो पर रिकॉर्ड तोड़ अमल आएगा। वीडियो अपलोड होने के कुछ ही देर बाद इनकी ज़ात अच्छा खासा तमाशा बन गई। अवाम ने तमस्सुर और हर्जासराई की हदूद पार कर दी। अगली शाम तक सोशल
सोशल मीडिया पर ही इज प्रेग्नेंट टॉप ट्रेंड बन चुका था। अवाम का एक तबका यही कह रहा था कि उन्होंने व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए दानिस्ता तौर पर यह हरकत की है। गैर हलाकी सवालात और इस्तफसार अलग आजार बने हुए थे। सारिम और सहरिश का जहनी सुकून मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया था। आए रोज के झगड़ों ने इस आजार में मजीद इजाफा कर दिया और दोनों सूरत हाल का मलबा एक दूसरे पर डालने लगे। तुम्हें बहुत जल्दी पड़ी थी कि वीडियो फटाफट अपलोड करो, ये सब तुम्हारी जल्दबाजी का नतीजा है, वो तैश में कहता। मुझ पर हाइपर होने की जरूरत नहीं, समझे तुम? वो दुबदू चिल्लाई। ये सब तुम्हारी हमाकत है। इतने अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ने के बावजूद तुम अंदर से मिडिल क्लास ही हो जो इंग्लिश बोलते हुए हकलाने लगता है। जब हर चीज़ की रिहर्सल की ही थी तो ये ओवर कॉन्फिडेंस दिखाने की क्या ज़रूरत थी? ये झगड़े यूं ही तवील पकड़ते गए। तलही शदीदतर होती गई तो सहरिश के वालिद ने मुसालहत का किरदार अदा किया और इन्हें कुछ रोज़ के लिए किसी हिल स्टेशन रवानगी का मशवरा दे दिया। सारम और सहरिश ने सोच विचार करने के बाद अहमदाबाद जाने के लिए रजामंदी जाहिर कर दी। इनका ख्याल था कि वो इस छोटे से इलाके में इनका सूरत आशना मुश्किल ही कोई होगा। वो सहरिश के वालिद की ज़ाती गाड़ी पर सफ़र के लिए रवाना हुए तो मिजाज कदरे बहाल हो चुके थे। अब वो अहमदाबाद में नई टिकटॉक्स बनाने के मौज़ूआत पर तबादला ख्याल करने में मगन थे। अहद शबाब की इस मस्ती और सरशारी में वो बेखबर थे कि शामत अमाल इन्हें घेरते हुए किस हौलनाक दलदल की तरफ लेकर जा रही है। अहमदाबाद में शाम के साए गहरे हो चुके थे। फिजा नहायत खुशगवार और पुरसकून थी। इस्माइल अपने हाथ में सब्जी और गोश्त के थैले उठाए बज़ाहिर बेनियाजी से अपनी मंजिल की जानिब रवाना था। ताहम इसकी पेशानी के बल और आंखों में जलता तैश अंदरूनी इसराब की चुगली खा रहा था। जहन मुख्तलिफ सोचों की आमाजगा बना हुआ था। वो अब इस इलाके में बिल्कुल आम हैसियत से मुकीम बना हुआ था। इसकी ज़ाहिरी शख्सियत और हुलिया देखकर कोई भी यह नहीं कह सकता था कि इस बेज़रन इंसान के वजूद में कैसी सफाकियत पोशीदा है। वो अपने महसूस मगर अंदाज में इस चौबी मकान तक पहुंच गया जो इसने अपनी ज़ाहिरी शख्सियत का भरम रखने के लिए किराए पर लिया गया था। इस मकान से एक मुख्तसर खुफिया रास्ता इस कॉटेज की तरफ निकलता जिसमें इसका असल काम हुआ करता था। मकान के सामने पहुंचकर वो एकदम ठटक गया। वहाँ किसी की आमद के वाज़े निशानात थे। इस्माइल की हिस्सियात बेदार हुई और वो मुहतात अंदाज में अंदर बढ़ गया। इसके अंदाजे के मुताबिक वहाँ जावेद मौजूद था। बहुत देर कर दी तुमने आज। रेस्ट हाउस से तो पौन घंटा पहले ही निकल आए थे, जावेद ने मुस्कुराते हुए से देखा। इस्माइल के चेहरे के अजलात तन गए। ताहम वो हल्के फुल्के अंदाज में कहने लगा, तू तो मेरी जासूसी भी करने लगी है। वाह बहुत खूब। नहीं, जासूसी कैसी? इस बात का तुम्हें इल्म है कि तुम्हारे लिए कोई ना कोई बैकअप रखना भी ज़रूरी है। अगर कभी किसी मुश्किल में फंस जाओ तो तुम्हारी हेल्प भी करनी चाहिए ना। इसने रसान से जवाब दिया। मैं हर कार्ड बहुत सोच समझ कर खेलता हूँ, फंसने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। वो नहवत से बोला। आई सी, इसलिए 2 दिन पहले फयाज कॉटेज में जा पहुंचा था और फिर तुम्हें इसका मर्डर करना पड़ा। जावेद ने इत्मीनान से चोट की। इस्माइल ने अपने हाथ में पकड़े थैले मखसूस मकाम पर रखे और इसके सामने कुर्सी पर बैठ गया। इसका मर्डर बेहद ज़रूरी था। वो संजीदगी से बोला। हालात बहुत बदल चुके हैं, लोग भी तब्दील हो रहे हैं। पहले खौफ और दहशत से यहाँ का कोई रूह नहीं करता था, लेकिन अब लोगों का माइंडसेट चेंज हो रहा है। वो खौफ को दरियाफ्त करना चाहते हैं, इसलिए यहाँ चले आते हैं। राइट, इसीलिए ये फैसला किया गया है कि तुम अपना सेटअप यहाँ से वाइंड अप कर लो। जावेद की इस बात पर इस्माइल ऐसे उछला जैसे इसकी नशिस्त में बरकी रो दौड़ गई हो। व्हाट रबिश, वाइंड अप कर दूँ? लेकिन क्यों? क्योंकि ये कॉटेज अब आम पब्लिक की नज़र में आ चुका है। खौफ और दहशत का जो बैकग्राउंड हमने सेट किया था इसका असर पहले जैसा नहीं रहा। आज एक शख्स आया था, कल 2-3 और चले आएंगे, यूं सिलसिला चलता रहेगा। तो उन लोगों से निपटेंगे या अपना काम करेंगे, जावेद ने वजाहत की। इस्माइल के तासुरात से वाज़ेह लग रहा था कि वो इसकी बात से मुत्तफिक नहीं। जावेद इसके तासुरात भांप कर कदरे दृष्टि से बोला, इस वक्त शिपमेंट बहुत ज़रूरी है। एम आई राइट? हाँ है तो सही, इसने इतराफ़ किया। और तुम्हें यह भी इल्म होगा कि आज सुबह यहाँ 4 नए अफराद की आमद हुई है। जावेद ने अगला सवाल किया। हाँ देखा था मैंने इन्हें। इनमें से एक आदमी का रेस्ट हाउस की पार्किंग में कपल से झगड़ा भी हुआ था। वो दोनों अपनी अपनी गाड़ी एक ही जगह खड़ी करना चाहते थे, फिर एक खातून ने उनका बीच बचाव कराया। इस्माइल ने बताया। हाँ, और वो शख्स साफ ही रह चुका है, पता है मुझे, लेकिन अब तो कहीं नजर नहीं आ रहा। वो बेनियाजी से बोला। जावेद जुज़बुज़ होकर रह गया। वो इस्माइल की इस बेनियाजी से हार खाता था। मोइज़ अली हर चैनल की नाक का बाल होता था। फिर किसी सियासतदान के प्रेशर से मीडिया वालों ने इससे हाथ उठा लिया। लेकिन जो भी है वो बहरहाल सहाफ़ी है, जिसे यहाँ के मुतल्लिक बिनक पड़ गई तो वो अपने कदम मीडिया में दोबारा जमाने के लिए पंजे झाड़ कर तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा। दूसरा कपल तो इससे भी ज़्यादा खतरनाक है, वो टिकटॉकर और व्लॉगर है। ऐसे लोगों के दिमाग में ऐसी जगहें कुरेद कर अपनी रेटिंग बढ़ाने का कीड़ा होता है। ऐसे टिकटॉकर और व्लॉगर तो हज़ारों मिलते हैं। इस्माइल ने गोया नाक से मक्खी उड़ाई। लेकिन ये दोनों मामूली नहीं है, जावेद ने दांत पिसे। ये अपने एक व्लॉग की वजह से सोशल मीडिया का टॉप ट्रेंड रह चुके हैं। इस वक्त इनकी तरफ से किसी भी पोस्ट या वीडियो पर पब्लिक टूट पड़ेगी। लड़की अलबत्ता बिल्कुल आम है, वो अपने शोहर से अलहदगी के बाद माहौल की तब्दीली के लिए यहाँ आई है। तो ये सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो? इस्माइल ने चिल्ला कर कहा। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर ये लोग यहाँ का रुख करेंगे तो इनसे उलझने की कोशिश ना करना। अगर ये यहाँ है तो कॉटेज का सारा सिस्टम ऑफ ही रखना। इन लोगों को यहाँ पर किसी गैर मामूली बात की बिनक तक नहीं मिलनी चाहिए। ये लोग हमारे लिए खतरा बन सकते हैं और ज़रूरी नहीं कि हर खतरे को ही जान से मार दिया जाए। अगर यहाँ
टूरिस्ट गायब होने लगेंगे तो कहीं कानूनी इदारे हरकत में ना आ जाएं। हम इतने बरसों से अपना काम सुकून से कर रहे हैं, अब हालात कुछ बदल रहे हैं। इस वक्त कोई भी गलती हमें एक्सपोज कर देगी। बेहतर यही है कि खामोश रहकर वक्त गुजारो और आहिस्ता आहिस्ता अपना काम माइंड अप करो। दूसरे सेटअप के लिए नई जगह देखी जा रही है। इस्माइल ये सब सुनकर खामोशी से होंठ बीच बैठा रहा। इससे अपनी इज्जत नफ्स मजरूह होती महसूस हो रही थी। मैं तुमसे एक बार फिर यही कहूंगा कि सुकून से काम लेना। अगर वो लोग किसी तरह से यहाँ मुतवज्जे हो भी गए तो इनके साथ किसी किस्म की कोई छेड़खानी मत करना, ओके। इन्हें यही तासर देना कॉटेज के बारे में सिर्फ अफवाहें मशहूर है। इस्माइल ने बर वक्त इस बात में सर हिला दिया। बी केयरफुल, इस वक्त हम एक्सपोज होना अफोर्ड नहीं कर सकते, समझते? जावेद ने अपनी नशिश उठते हुए कहा। इस्माइल ने इस बात सर को इस बाती जुम्बश देने पर ही इत्तफाक किया। जावेद के रुखसत होते इसका चेहरा तय से बिगड़ गया। इसने मकान की रोशनी गुल कर दी और अपने खुफिया रास्ते से कॉटेज के ज़ेरे ज़मीन हाल नुमा कमरे में चला गया। इसने वहाँ मौजूद अशिया का जायजा लिया और क्रोफर से सोचने लगा, ये मेरी मेहनत है, ऐसे कैसे इसे वाइंड अप कर दूं। इसके पर्दा तसव्वुर में जावेद का चेहरा लहराया तो तकद्दुर में मजीद इजाफा हो गया। कानूनी इदारे हरकत में आ जाएंगे, एक्सपोज हो जाएंगे। माय फुट, डरपोक कहीं के, ब्लडी इडियट्स। अपनी आंखों से बड़े ख्वाब देखते हैं शायद, इनकी इतनी पसली ही नहीं, ब्लडी फूल्स। अपना सेटअप वाइंड अप करने का ख्याल इसके साथ बलबलाहट में मुतला कर रहा था। ताहम एक बात वो भी जानता था कि जल्द या बदेर इसे जावेद की बात पर अमल करना ही पड़ेगा। इसे इस तसव्वुर से ही अहमदाबाद में नवारत अफराद पर तैश आने लगा। छोड़ूंगा नहीं इन्हें, मैं अपनी मेहनत की इस बर्बादी पर तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगा। अगर मेरी ये लगन और मेहनत बर्बाद हो रही है तो जिंदा रहने का हक तुम्हें भी हासिल नहीं। यहाँ से जाते जाते तुम लोगों को भी लिपेट कर जाऊंगा। वो गुस्से से अपने हवास खोकर नताइज और अंजाम का तस्वर ही पस्त पुष्ट डाल चुका था। इसके दिमाग में इन सभी अफराद को घेरने का मनसूबा परवान चढ़ने लगा। मुगीज़ रेस्ट हाउस के कमरे में मौजूद था। कमरे की हालत अच्छी और सहूलियात भी मुनासिब थी। मुगीज़ ने आते ही अपना मुस्तर सामान तरतीब से रखकर गर्म पानी से गुसल किया। सफ़र की थकान कम हुई तो सिगरेट सुलगाकर खिड़की में आ खड़ा हुआ। अगले ही लम्हे इसकी नज़र पार्किंग में अपनी गाड़ी पर पड़ी। कुछ देर कबल झगड़े के तल लम्हात एक बार फिर इसके जहन में उजागर हो गए। इसने सर झटकते हुए सिगरेट खत्म किया और कुछ खाने पीने की नीयत से बाहर निकला। इसी लम्हे सामने वाले कमरे का दरवाज़ा खोला और उसे वही खातून दिखाई दी जिसने इनके झगड़े में सालसी का किरदार अदा किया था। हेलो, मुगीज़ ने मतानत से कहा। शीज़ा ने हैर मुख्तमी अंदाज में मुस्कुराकर सर हिला दिया। थैंक यू लेडी, उस वक्त आप ना होती तो मैं शायद मजीद हाइपर हो जाता। मोइज़ ने माज़हाना अंदाज में इसे मुखातिब किया। इट्स ओके मोइज़ साहब, लेकिन हैरानी की बस इस बात की है कि आप जैसा सोबर और कूल माइंडेड शख्स इतनी जल्दी अपना स्टेमिना कैसे खो सकता है। शीज़ा के सवाल पर मोइज़ गहरी सांस भर कर रह गया। इस बात से वाज़ेह यहाँ था कि वो इसके नाम और पस्से मंजर से अच्छी तरह वाकिफ़ है। आप मुझे जानती हैं लेकिन शायद उन दोनों को नहीं जानती। मुगीज़ के इस इस्तफसार पर शीज़ा ने नफ़ी में सर हिला दिया। मुगीज़ ने मुझसे इनके पस्से पर्दा और हालिया विलाग के बारे में बताया, लेकिन आजकल तो ये कॉमन सी बात है। किस किस पर हाइपर होंगे, नज़रअंदाज करें। इसने सर झटका। हाँ, आजकल वाकई ये सब कॉमन है। मशहूर होने के लिए कोई कुछ भी कर सकता है। वो तलही से बोला। शहजाद ने कुछ कहने से गुरेज किया। मोइज़ ने इसकी खामोशी बांप ली और हल्के फुल्के अंदाज में पूछने लगा, काफ़ी पियेंगे आप? इत्तेफाक से वही पीने निकली थी कमरे से। वो मुस्कुराई। इसके बाद वो दोनों डाइनिंग हॉल में चले गए जहाँ पहले ही से मौजूद सारम और सहरिश किसी गाने पर टिकटॉक बनाने की रिहर्सल कर रहे थे। मोइज़ इन्हें देखकर एक बार फिर तकद्दुर महसूस करने लगा। परफेक्ट, ये एंगल बिल्कुल ठीक रहेगा। सारम ने सहरिश को मुखातिब किया। इनकी वीडियो अब एहतमामी मराहिल में थी। कुछ देर बाद वो अपनी वीडियो मुकम्मल करके अपलोड कर चुके थे। हाँ, लेकिन इस पर कोई बोंगी मत मारना फॉर गॉड सेक। सहरिश की जल्लाहट पर सारम हफ़त में मुतला हो गया। ताहम अपना बरम बरकरार रखने के लिए कहने लगा, वो आइडिया किसका था वैसे? तुम्हें ही शौक हुआ था इसे शूट करने का। सहरिश सारम की इस बात का कोई तलख जवाब देना चाहती, लेकिन इसकी नज़र एक कोने में रखी हुई मेज़ के गिर्द बैठे मुगीज़ और शिजा पर पड़ी। वो देखो सारम, वही पार्किंग वाला शख्स मुझे पहले ही लग रहा था कि ये लड़की से जानती हैं। इन दोनों की केमिस्ट्री तो देखो, इन लोगों में कोई ना कोई सीन जरूर हो जाएगा। सहरिश ने जोश से पेशीन गोई की। इसे भला कौन नहीं जानता, जर्नलिस्ट रहा है आजकल, बस किसी चैनल पर नजर नहीं आ रहा। सारम ने मुंह बनाया। सहरिश अपनी बेहबरी पर हफ़त ज़दा हुई और मौजू गुफ्तगू तब्दील करने के लिए एक बार फिर अगले विलाग का तस्करा छेड़ दिया। बहसों मुबासे में इनकी आवाज़ें बुलंद हो गई। मुगीज़ ने नागवार से नहीं देखा और कोफत से कहने लगा, इडियट्स पता नहीं कहाँ से उठकर आ जाते हैं। रिलैक्स मोइज़ साहब, इन्हें इनके हाल पर छोड़ दें। शीज़ा ने होंठ चबाते हुए इसे मुखातिब किया। हकीकत तो ये थी, वो इन दोनों की बाहमी रफाकत और आंखों में झलकते जज्बात से अपने दिल की सख्त खालिश महसूस करने लगी थी। सच जहर लगते हैं मुझे ऐसे छिछोरे लोग। मुगीज़ ने एक दफ़ा फिर नागवारी का इजहार किया। इस लम्हे इसे अंदाज़ा ही कहा था कि वो बहुत जल्दी इन दोनों के लिए नरम गोशा महसूस करेगा, लेकिन इस वक्त बहुत देर हो चुकी होगी। अगली सुबह सहरिश और सारम नाश्ता करते ही अहमदाबाद में सेहत के लिए निकल खड़े हुए। वो बेहद जोश और सनसनी महसूस कर रहे थे। जल्दी इन्हें अपना एक मतलूबा मुकाम दिखाई देने लगा और वो वहाँ खड़े होकर अपने मशगले में मगन हो गए। पहले उन्होंने तकरीबन निस्फ दर्जन रोमानवी गानों पर टिकटॉक्स बनाई। इसके बाद अपने व्लॉग का आगाज़ कर दिया। मुख्तलिफ मनाजर की एक्सबंदी करते करते सहरिश सारम को टोके बगैर न रह सकी। अपनी जुबान काबू में रखना सारम, इस बार कोई गलती ना करना। ओह,
विल यू प्लीज शट अप। सारम झंझला गया। सहरिश ने अपना मोबाइल फोन लिया और अक्सबंदी के साथ सोती तासुरात भी खुद ही लेने लगी। ये काम वो नहायत महारत और शगुफ्ता अंदाज में कर रही थी। अक्सबंदी का इख्तिताम हुआ तो वो एकदम संजीदा होकर चारों तरफ में देखने लगी। क्या हुआ, क्या नजर आ गया? सारम ने दराज करना चाहा। नजर तो कुछ नहीं यार, लेकिन महसूस बहुत कुछ हो रहा है। वो लचकर बोली, क्या महसूस हो रहा है बकरा खातून? इसने अजरा तफन्नन कहा। हम मुसलसल किसी की निगाहों में कोई है यहाँ जो हमें बात कर रहा है। वो मजीद उलझी। ओह, तो तुम्हारा मतलब है यहाँ कोई भूत है जो ना जाने कितनी सदियों से यहाँ रह रहा होगा। हमने यहाँ कर इसकी प्राइवेसी डिस्टर्ब कर दी है और अब वो हमसे इसका इंतकाम लेगा, है ना? हाउ फनी। सारम ने अपने तमस्तर का भरपूर इजहार किया। सहरिश की संजीदगी और उलझन में कोई फर्क न पड़ा। इसी स्नाह में सारम की निगाह मुगीज और शिजा पर पड़ी, जो ना जाने किस लम्हे झील के किनारे आ खड़े हुए थे। ये लो, ये थी वो तुम्हारी नादीदा आंखें, यही देख रही होंगी हमें। इसने तमस्सुर उड़ाया। इस शख्स की आंखों में चुभन और खोई नहीं है सारा, मुझे बहुत चुभती हुई वाइब्स महसूस हो रही है। सहरिश ने संजीदगी से कहा, अगर तुम इस पॉइंट पर कोई व्लॉग बनाना चाहती हो तो सीधी तरह बता दो यार, इस तरह ड्रामा क्वीन बनने की क्या जरूरत है? सारम इससे बदला चुकाने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं दे रहा था। सहरिश को इसकी गैर संजीदगी बिल्कुल ना भाई। वह तन फन करते हुए वहां से अकेली ही रवाना होगी। ये जिंदगी भी बहुत अजीब शय है। मुगीज ने झील की सतह पर तैरती मुर्गाबियों को देखते हुए कहा। वो अभी चंद लम्हे कबल ही यहाँ आया था और शिजा को देखकर वहीं रुक गया था। जी हाँ, बहुत अजीब है और गरीब भी। शिजा पुरमर्दगी से मुस्कुराई। आज इसकी साहबका शादी की सालगिरह थी। वो सुबह से ही बहुत बोझिल पर महसूस कर रही थी। झील के किनारे बैठते हुए एहसास तन्हाई ने इस कदर सिताया कि इसने मुगीज को वहाँ बैठने के लिए मदऊ कर दिया। आप यहाँ अकेली आई हैं? मुगीज ने हिचकिचाते हुए दराज किया। जी हाँ, अकेलेपन को ही शिकस्त देने के लिए आई हूँ, शिजा ने बिला इरादा कह दिया। इसे अंदाजा ही नहीं हो पाया कि माहौल की दिलकश फिजाओं के सहर और वजूद में फैले लामतनाई सहरा ने इसे मुगीज से गुफ्तगू पर कैसे कायल कर लिया। ओह, आपकी फैमिली नहीं आई साथ? मैंने आपकी वाइफ देखी हुई है। सो मच प्रीटी। जब इंसान पर कोई तारीकी आती है तो सबसे पहले साया इसका साथ छोड़ता है। वो तली से मुस्कुराया। शिजा की तरह वो भी इन्हीं हारजी और दाखिली अनासर से मगलूब होकर एक बेबसी में मुब्तला दूसराहट की तलब महसूस कर रहा था। अगले चंद लम्हों में उन्होंने अपनी जिंदगी की नाकामियों का खुलासा एक दूसरे को क्या सुनाया। दोनों एक दूसरे के लिए तासुब महसूस करने लगे। आप अपना यूट्यूब चैनल बना लें, यकीन करें लोग आपको देखना और सुनना चाहते हैं। शिजा ने हलूस से मशवरा दिया। सारम ने संजीदगी से तफहीमी अंदाज में सर हिला ही दिया कि सहरिश और सारम की आवाज़ों ने इन्हें कोफत अदा कर दिया। वो दोनों किसी की नज़रों की बाबत गुफ्तगू कर रहे थे। चंद ही लम्हों में ये बहस झगड़े में तब्दील हो गई और वो दोनों वहां से चले गए। ब्लडी फूल्स। मोइज ने ज़र कहा, कोई बात नहीं मोइज, ये उम्र होती ही ऐसी है, जाने देने। शहजा ने बेख्तियार ही साहब का लाहका हटा दिया। मुगीज ने इस बेतकल्फी को फौरन ही महसूस कर लिया। इससे ये अपनायत बहुत भली महसूस हुई। इसका आसाबी तनाव कदरे कम होने लगा। वो गहरी सांस भरते हुए कहने लगा, गुस्सा इस बात का है कि जब रिश्ता संभाल नहीं सकते तो बनाते ही क्यों हैं? इन दोनों का बैकग्राउंड बहुत अच्छी तरह जानता हूँ मैं। फेम के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो तल्ख हुआ। रिश्ता संभालने में उम्रों का कोई अमल दल नहीं होता। किस्मत सबसे बड़ा कलीदी किरदार अदा करती है। अगर किस्मत आपके साथ नहीं तो उम्र, खलूस और जहनी हम मांगी सब कुछ बेफायदा होता है। वो अफसरदगी से कहने लगी। मुगीज इसकी जहनी कैफियत समझ गया था, इसने खामोश रहने पर इत्तफा किया। शिजा भी खामोशी से उफक के किनारे पर नजरें जमाए सहरिश के हदशात पर गौर करने लगी। ठीक ही कह रही थी वो। कोई चुभती हुई नफरत ज़दा निगाहें तो यहाँ हैं जो मुझे भी कहीं ना कहीं से बात कर रही हैं। इसके जहन में सोच उभरी, लेकिन इसने ये बात मुगीज से कहना गुरेज किया। इसी स्नाह में मुगीज के मोबाइल पर किसी का फोन आ गया। वो इससे मदद करके एक जानिब होकर फोन सुनने लगा। शिजा, सहरिश और अपने हदशात पर एक बार फिर उलझन में मुब्तला हो गई। इस्माइल कॉटेज के ज़ेर ज़मीन हिस्से में मौजूद अपने काम में मसरूफ था। वो गुज़श्ता 2 घंटों से इसी सरगर्मी में उलझा हुआ था। कुछ देर बाद इसने काम मुकम्मल किया और दरवाज़ा मुकफ्फल करके अपने चौबी मकान में आ गया। इसका जहन अब दिन भर की सरगर्मियों की जानिब मबज़ूल हो गया था। इसने चारों नौवारद अफराद का गैर महसूस अंदाज में ताक़ुब किया था। वो उनके मशागिल, सोच, तर्ज फ़िक्र, आदात से किसी हद तक वाकिफ़ हो गया था। इन मुतफरिक सोचों में उलझे इस्माइल ने सिगरेट सुलगाया और खिड़की में आन खड़ा हुआ। धुओं के मरगोलों के पार बुलंद व बाला दरख्तों पर भी परे नजरें जमाए इसका जहन अब यकसू होने लगा। अगले चंद लम्हों में इसने अपने जहन में शिकार का एक मुकम्मल हाका तरतीब दे दिया। इसका पहला हदफ सहरिश और सारम बनते। अपने जुनून और शौक के ज़ेरे असर वो बआसानी इसके घेरे में आ सकते थे। बाकी दोनों अफराद का शिकार इसके बाद खेला जाता। बहुत मज़ा आने वाला है, आह बहुत मज़ा आने वाला है। इसने सिगरेट का आखिरी कश लेकर इसे जूते तले मसला और चटखारा लेते हुए खुद कलामी करने लगा।